शहर के एक शांत और पुराने मोहल्ले में बने छोटे से मकान में शारदा देवी अकेली रहती थी। उनके पति के जाने के बाद से पेंशन ही उनके जीवन का एकमात्र सहारा थी। वह अपनी हर एक पाई का हिसाब डायरी में लिखती थी ताकि कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। एक शाम सालों बाद उनके इकलौते बेटे राजीव और बहू सोनिया अचानक घर लौट आए। राजीव ने आते ही शारदा देवी के पैर छू लिए और आंखों में मगरमच्छ के आंसू ले आया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं ना समझ था जो अपनों को छोड़कर दूर चला गया। अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी सेवा करेंगे। शारदा देवी का माँ वाला दिल पिघल गया। उन्होंने बेटे और बहू को गले लगा लिया। उन्हें लगा कि उनका सूना घर फिर से आबाद हो गया है। शुरुआत के दिन बहुत अच्छे बीते। राजीव ने बड़े ही अपनेपन से शारदा देवी से कहा, माँ, आप इन बैंक के झंझटों और बिल भरने के कामों से परेशान मत होइए। अब मैं हूं ना, आपके सारे काम संभाल लूंगा। सीधी सादी शारदा देवी ने बेटे पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। राजीव ने धीरे धीरे उनकी पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ तक कि बैंक खाते से आने वाले सारे ओटीपी और ट्रांजैक्शन मैसेज भी अपने मोबाइल नंबर पर ट्रांसफर करवा लिए। शारदा देवी को तब शक हुआ जब उनकी डॉक्टर की लिखी हुई जरूरी दवाइयां आनी बंद हो गई और पूछने पर राजीव और सोनिया टाल मटोल करने लगे। घर के खाने में भी कटौती होने लगी थी। जब शारदा देवी ने अपने ही पैसों का हिसाब मांगा तो राजीव का तेवर बदल गया। उसने रूखे स्वर में कहा, माँ, अब घर का खर्च बहुत बढ़ गया है। पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, इसका हिसाब अब मैं रखूंगा। शारदा देवी अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक नई डायरी निकाली और राजीव द्वारा किए जा रहे हर व्यवहार, पैसों के दुरुपयोग और दवाइयों की अनदेखी की तारीख बार एंट्री करना शुरू कर दिया। यह उनकी खामोश बगावत थी। कुछ हफ्तों बाद शारदा देवी की बेटी नेहा अपने ससुराल से उनसे मिलने आई। नेहा ने घर का माहौल बदला हुआ और अपनी माँ को सहमा हुआ पाया। जब नेहा ने अकेले में माँ से पूछा तो शारदा देवी ने रोते हुए वह सारी डायरी बेटी के सामने खोल दी, जिसमें धोखे के हर एक पन्ने का कच्चा चिट्ठा दर्ज था। नेहा का खून खौल उठा। उसने तुरंत अपनी माँ को समझाया, माँ, ममता अपनी जगह है, लेकिन बुढ़ापे में आत्मनिर्भरता ही असली ढाल है। आज ही हम बैंक चलेंगे। अगले दिन नेहा अपनी माँ को लेकर सीधे बैंक पहुंची। बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र देकर उन्होंने तुरंत शारदा देवी के नाम पर नया एटीएम कार्ड जारी करवाया, पुराना कार्ड ब्लॉक कर दिया और मोबाइल नंबर दोबारा शारदा देवी के फोन से लिंक करवा दिया। अपने पैसों और बैंक खातों पर फिर से नियंत्रण पाकर शारदा देवी के चेहरे पर खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया। जब शाम को राजीव घर लौटा और उसे पता चला कि उसका अधिकार छिन चुका है, तो वह आग बबूला हो गया। उसने सोनिया के साथ मिलकर शारदा देवी पर चिल्लाना शुरू कर दिया, बुढ़ी हो गई हो पर दिमाग का फितूर नहीं गया। तुमने हमारे पीठ पीछे यह क्या तमाशा बना रखा है? पैसे हमारे नाम करो वरना अंजाम बुरा होगा। राजीव और सोनिया को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था। वे उल्टे अपनी ही माँ पर आरोप लगा रहे थे। शारदा देवी उठी। उनके हाथ में वही डायरी थी और आंखों में एक अडिग चमक थी। उन्होंने अपने बेटे को आंखों में आंखें डालकर दो टूक शब्दों में कहा, राजीव, मैंने तुम्हें जन्म दिया था, अपनी ममता दी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे स्वाभिमान और जीवन जीने के अधिकार को छीन लो। जो बेटा अपनी माँ की दवा और उसकी जरूरतों को ना हो सका, जो अपनी माँ की इज्जत ना रख सका, वह किसी और का क्या होगा? यह मेरा घर है और आज इसी वक्त तुम दोनों इस घर से बाहर जाओगे। राजीव और सोनिया अवाक रह गए। उन्होंने सोचा था कि माँ डर जाएगी, लेकिन शारदा देवी के कड़े रुख के आगे उनकी एक ना चली। उन्हें बोरिया बिस्तर समेट कर घर से बाहर जाना पड़ा। घर के दरवाजे बंद होने के बाद शारदा देवी ने राहत की लंबी सांस ली। नेहा ने आगे बढ़कर अपनी माँ को गले से लगा लिया। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि जीवन के किसी भी पड़ाव पर अपनों से प्रेम करना और उनका स्वागत करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी आर्थिक सुरक्षा, अपने वित्तीय अधिकार और आत्मनिर्भरता की चाबी कभी भी किसी दूसरे के हाथ में नहीं सौंपनी चाहिए, चाहे वह अपना सगा बेटा ही क्यों ना हो। गरिमापूर्ण जीवन के लिए सतर्कता सबसे बड़ा कवच है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।